चली कहानी सीजन 2 में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं सादत हसन मंटो की लिखी कुछ चुनिंदा कहानियां। रेडियो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कहानी के कुछ शब्द हटाए या बदले गए हैं। इन कहानियों को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि चली कहानी के श्रोताओं तक हर तरह की साहित्य कृति जरूर पहुंचे। तो आइए सुने सादत हसन मंटो की लिखी चुनिंदा कहानियां चली कहानी में। चली चली चले 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 कहानी चली कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी सीजन 2। सीजन 2 के इस कड़ी में मैं आपको जो कहानियां सुना रहा हूं वो है सादत हसन मंटो की लिखी कुछ बेहद खूबसूरत, रोचक, रोमांचक कहानियां। ये कहानियां आपके जहन में कोई सिहरन पैदा भले ना कर पाए, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा कर देती है। ऐसा ही एक सवाल खड़ा करेगी आज की ये कहानी। कहानी का नाम है तोबा टेक सिंह। मुझे यकीन है कि आपने इस कहानी का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। हो सकता है ये कहानी भी सुनी हो। साथ ही क्या आप जानते हैं कि जिस तोबा टेक सिंह की यहां बात होगी इस कहानी में, वो वाकई एक जगह है। जगह। इस कहानी का मुख्य किरदार एक जगह है। अब वो जगह कहां है, क्यों उसकी बात हो रही है, जानेंगे जब सुनेंगे आज की कहानी तोबा टेक सिंह। उस जगह के बारे में भी बताऊंगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करें। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला हो जाना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया, यानी पास हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे उन्हें वहीं रहने दिया गया। जो बाकी थे उन्हें सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चेमी गोइयां होने लगी थी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया, संतुष्ट सा हो गया था। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सदा जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेज रहे हैं? ओ भाई हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जोर से बुलंद किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और फिर फर्श पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया। बास पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये सब कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ तो पता नहीं चलता, और पहरेदार सिपाही ये सब अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहां है, उसका महल वकू क्या है, उसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से मुआफ नहीं हुआ था इस मुकदमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में हैं। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहां है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया।
झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, ना ही पाकिस्तान में। मैं रहना चाहता हूं इसी दरख्त पर, इसी पेड़ पर रहूंगा मैं। हाँ। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग था, बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता। उसमें यह तब्दीली नजर आने लगी कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चैन्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 1500 मर्तबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत उसने तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहिदा अलहिदा यानी अलग अलग बंद कर दिया गया था। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसे भूला नहीं था। चुनाचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए कि उसे ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो खानी नहीं पड़ेगी? एक सिख था जो उस पागल खाने में दाखिल हुए, उसे 15 बरस हो गए थे। हर वक्त उसकी जबान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। ओ पड़ दी गुड़गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल उफ दी लालटेन। देखता था वो रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे में भी नहीं सोया, लेटा तक नहीं। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज चुके थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब कभी पागलखाने में गुफ्तगू होती तो वो गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओ पड़ दी गुड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी तोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि तोबा टेक सिंह कहां है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। उस सिख पागल के केश छिद्रे होकर बहुत ही कम रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसीलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक सी नजर आने लगी थी। मगर आदमी बेजरर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतल्लिक जानते थे कि तोबा टेक सिंह में उसकी शायद कई जमीनें थीं।
अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक से दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत पूछ करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम भिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज व आकरीब उससे मिलने के लिए आते तो उसे अपने आप पता चल जाता। चुनाचे वो वहां के सिपाहियों से कहता कि उसकी मुलाकात आती रहे। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज कर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरस में जवान हो गई थी। भिशन सिंह उसको पहचानता नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोया करती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया, टोबा टेक सिंह कहां है? जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती, यानी कोई मिलने नहीं आता। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि वो मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज आनी भी बंद हो गई, जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे, उसके लिए फल मिठाइयां कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहां है तो वो यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते थे जहां उसकी जमीनें थी। पागल खाने में एक ऐसा पागल था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज भिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने बस यूं ही एक कहकहा लगाया और कहा, वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में है, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया कि वो कहां होगा। भिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत की कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था क्योंकि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओ पड़ दी गुड़गुड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो मेरी बात जरूर सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब भिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। भिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिल लूं, लेकिन फुर्सत नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कुछ कहते कहते रुक गया। भिशन सिंह को याद आया, बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने रुककर कहा, हाँ वो भी ठीक है, उनके साथ ही चली गई। भिशन सिंह खामोश रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसे जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी से कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन होकर ही मर गई। और मेरे लायक जो कोई खदमत हो तो मैं हर वक्त तैयार हूं। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया था। भिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहां है? फजलुद्दीन ने कदर हैरत से कहा, कहां है? वहीं है जहां था। भिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। भिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया।
ओ पड़दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फेटे मुंह। तबादले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें यानी लिस्ट पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिक अफसर भी हमराह थे। वाघा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कई तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद हुए उनको संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इधर उधर भाग उठते। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते, वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर लेते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। पागल औरतों का शोर तो अलग ही था। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले में हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर यहां फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि कई मुसलमानों और सिखों को यह नारा सुनकर गुस्सा आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहां है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मादा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह यहां है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ पर्दी गुड़गुड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी तोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया कि देखो, अब तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो फौरन उसे वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो बीच में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे कि कोई ताकत उसे वहां से नहीं हिला सकी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसीलिए उससे जबरदस्ती नहीं की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम अपने आप होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित और सामित बिशन सिंह के हलक से एक आसमान को चीर देने वाली चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा हुआ है। उधर कंटीली तारों के पीछे की तरफ हिंदुस्तान था और इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, तोबा टेक सिंह पड़ा था। तोबा टेक सिंह यह वाकई पाकिस्तान में मौजूद एक जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें शहर जैसे रजाना, गोजरा, पीर महल और कमलिया इसका हिस्सा है। तोबा टेक सिंह सिख संत टेक सिंह के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया। तोबा का मतलब होता है एक छोटा पौंड या एक छोटा तालाब, जहां से टेक सिंह आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाया करते थे, बिना उनका जात पात या धर्म पूछे हुए। उस तालाब के आसपास जब रहने लगे लोग तो उस जगह का नाम ही तोबा टेक सिंह रख दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि कई बरसों तक वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव का पाठ ही सबको पढ़ाया जाता था। सिखाया जाता था कि किसी की भी मदद करने से पहले, उसका साथ देने से पहले उसका जात धर्म ना पूछे। ऐसी जगह है तोबा टेक सिंह। और ये थी चली कहानी सीजन 2 में सादत हसन मंटो की लिखी कहानी तोबा टेक सिंह। फिर लौटूंगा जल्द ही एक और कहानी लेकर। चले 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 कहानी, चले कहानी। चली कहानी में आपने सुनी सादत हसन मंटो की लिखी ये कहानी, जिसके सभी विचार पूर्ण रूप से लेखक के ही हैं। रेडियो सिटी का उद्देश्य सिर्फ ये कहानी अपने श्रोताओं तक पहुंचाना है।